महिलाओं को लेकर के तो कम से कम वो सवाल न करें। वही वही उनका राज हुआ करता था जो नरसंहार का दौर था। जो हमारी माता बहनें के साथ क्या-क्या नई घटना घटा है, वो घटना को याद करेंगे वो करते हैं। तो वो बताएँ ना कि उनके ज़माने में कितने हॉस्पिटल थे, और हॉस्पिटल थे तो डॉक्टर कहाँ मिलते थे, और थे भी तो हॉस्पिटल की क्या दुर्दशा थी। आज देखिए कि राजगीर में कितना बड़ा स्टेडियम बन रहा है। हमारे यहाँ खेल मंत्रालय संस्कृति के क्षेत्र में हर विरासत को हम संजो के रखने का काम कर रहे हैं। तो एनडीए सरकार इतना काम कर रही है, उनको मेरीन ड्राइव नज़र नहीं आता है। नज़र ही नहीं आता है, विकास नज़र नहीं आता है, शांति नज़र नहीं आता है। अब इसलिए नहीं आता है कि बेचारे को विरोध करना है। नहीं विरोध करेंगे और कह देंगे कि अच्छा काम हम लोग किए हैं, तो फिर तो उनके लिए परेशानी हो जाएगी नहीं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने जा रहा है, या यूं कहे कि अगले 1-2 महीने में चुनाव हो ही जाएगा। ऐसे में हम बातचीत करेंगे चुनावी सवाल के साथ और राजनीतिक सवाल के साथ। हमारे साथ है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन जी। सर, स्वागत है आपका। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। सर, विधानसभा चुनाव जो है अब अपने दहलीज पर है। अपने महागठबंधन की यात्रा देखी और अब तेजस्वी यादव जो है एक बार फिर एक्स पर नज़र आ रहे हैं, 10 सवाल दाग रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के हो, महिला असुरक्षित है बिहार में, बिहार गरीब क्यों है, शिक्षा को लेकर के हो, अपराध को लेकर के हो, बिहार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी उल्टा चश्मा पहने हुए हैं, तो उल्टा ही दिखेगा ना। अगर चश्मा सही से पहनते हैं और सही से फोकस करते तो उनको सब चीज़ नज़र आता। अब जो व्यक्ति देखना ही नहीं चाहता है कोई चीज़ों को, तो उसको कैसे नज़र आएगा। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, तो आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार महिलाओं के लिए ऐतिहासिक काम किया है। आप उनसे पूछिए माननीय तेजस्वी यादव जी से कि आरक्षण जो हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में दिया है 50% कौन दिया है। आप देखिए कि हम जो बिहार सरकार के नौकरियां हैं, खास करके जो पुलिस भर्ती में है, सबसे ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं। पहले तेजस्वी यादव जी के पिताजी के राज में कोई महिला को आप देखते थे कि पुलिस में इक्के दुक्के नज़र आते। आज देखिए कि कितनी महिलाएं हमारी नौकरी कर रही हैं। अभी डोमिसाइल नीति शिक्षक की नियुक्ति में देखिए कि 35% महिलाओं के लिए कर दिया गया। फिर हम शिक्षक में 85% हम कर दिए हैं। तो हम तो महिला को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। आप जीविका में देखिए कि 112 140 1 करोड़ 40 हमारी जीविका बहनें हैं। 11 लाख से ज़्यादा समूह है हमारा, और हम सबका मानदेय बढ़ाने का काम किए हैं। एक सहकारी समिति बनी है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 105 करोड़ रुपया उसमें दिए हैं, और आगे मदद करने की ज़रूरत है। तो महिलाओं को लेकर के तो कम से कम वो सवाल न करें। वही वही उनका राज हुआ करता था जो नरसंहार का दौर था। जो हमारी माता बहनें के साथ क्या-क्या नई घटना घटा है, वो घटना को याद करेंगे वो, तो खुद वो पछताएँगे, और वो खुद भी अपने पिताजी को कोसेंगे कि आपको बिहार ने मौका दिया 15 साल, आप तो हमारी माँ बहनों के साथ क्या किए। डर से लोग निकलते थे नहीं, कोई पढ़ने के लिए अपनी बेटियों को भेजता था नहीं। इस डर से अगर कोई बेटी अकेले चली गई तो उनके माता पिता रात भर माने दिन में भी बेचैन रहते थे कि कितनी जल्दी आ जाए, क्योंकि उस समय तो मोबाइल का ऐसा कोई ज़माना नहीं था, ऐसा युग नहीं था। तो हम समझते हैं कि ये सवाल करने का अधिकार उनको नहीं है। जितना महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री और ये हमारी सरकार एनडीए की सरकार ने किया है, हम समझते हैं कि अविश्वसनीय है, अविस्मरणीय है, अस्मरणीय है, कोई इसको नहीं कर सकता है। और कोई सवाल अगर इस पर उठाता है, तो हम समझते हैं कि उल्टा चश्मा पहने हुए, वो नज़र ही नहीं आता है या देखना ही नहीं चाहता है। और दूसरी बात है कि चिकित्सा की बात आप करते हैं, तो वो बताएँ ना कि उनके ज़माने में कितने हॉस्पिटल थे, और हॉस्पिटल थे तो डॉक्टर कहाँ मिलते थे, और थे भी तो हॉस्पिटल की क्या दुर्दशा थी। ना कोई लैब टेक्नीशियन होता था, ना ही एक्स-रे मशीन होता था, ना ही ओपीडी चलता था। पूरे महीने में मुश्किल से पेशेंट आते थे, गिनती के 200-300 आते थे। हम पर डे उससे ज़्यादा हम देख रहे हैं ओपीडी में। तो कहने का मतलब है आज हमारे के यहाँ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, नए-नए प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे मेदांता है, पीपीपी मोड पर है। सरकार ने उसको ज़मीन दिया है, वो काम कर रहे हैं, वहाँ 25% लोगों का इलाज होता है। हमारा पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, आईजीएमएस है, एम्स कितने खुल रहे हैं। और हमारी परिकल्पना है कि हम हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोलें, और अभी हम 14 ज़िलों में खोल चुके हैं, और भी 6 ज़िला हम माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में है। तो हम 40 के 40 मेडिकल कॉलेज खोलने की परिकल्पना कर रहे हैं। बिहार में अगले 1-2 साल
साल में ये इस पर काम शुरू हो जाएगा, तो हम तो स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, इतनी वैकेंसी कर रहे हैं, इतने पेशेंट का बड़ा माने एनरोलमेंट हो रहा है, ओपीडी में देखा जा रहा है, तो किस क्षेत्र में वो बात करना चाहते हैं? किसी क्षेत्र में बिहार पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में किसान से लेकर युवाओं को लेके वो बताएं ना कि उनके ज़माने में तो खुद क्रिकेटर रहे हैं और वो खुद 12th मैन रहे हैं। पानी ढोते तो मोन्यूल हॉल के स्टेडियम में हुआ करता था, उसकी दुर्दशा क्या थी उनके समय में। उनके पिताजी तो अध्यक्ष भी हुआ करते थे बीसीसी, यहाँ के बिहार के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। वो क्या वहाँ पर उन्होंने किया, कितने इंटरनेशनल क्रिकेट खेले गए उस समय में। आज देखिए कि राजगीर में कितना बड़ा स्टेडियम बन रहा है। हमारे यहाँ खेल मंत्रालय संस्कृति के क्षेत्र में हर विरासत को हम संजोग के रखने का काम कर रहे हैं। तो एनडीए सरकार इतना काम कर रही है, उनको मेरीन ड्राइव नज़र नहीं आता है, उनको इतने बड़े बड़े पुल नज़र नहीं आते हैं। अब हम पूर्णिया से 4 घंटे में पटना आने की बात कर रहे हैं। अब बेगूसराय का देखिए, और उनके आने गया से पटना जाने में हमको 5 घंटा लगता था, आज वही 1.5 घंटे में जाते हैं। तो ये विकास दिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको चुभता है, अच्छा चीज़ उनको ख़राब लगता है, तो वो चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं। अब सही बात है कि जो जिस मनोदशा से निकला हो और जहाँ से निकला उसको वही अगल बगल वही चीज़ नज़र आता है। तो तेजस्वी यादव जी अपना आईना को जो चश्मा है उसको साफ कर लें, उसको सीधा कर लें, वो इस सवालों का जवाब उनको स्वतः मिल जाएगा। मरीन ड्राइव पर डांस करते हुए नज़र आते हैं, अपने डांस का एक कला दिखाते हुए तेजस्वी यादव नज़र आते हैं। ठीक है, अब डांसर तो अच्छे नहीं हैं, ना क्रिकेटर अच्छे हैं, अब मैं उन पर और ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। कुछ भी परिपक्वता माने संपूर्णता उनमें नहीं है, कोई भी अच्छा से काम नहीं किए हैं, सब आधा-अधूरा छोड़ के भाग गए हैं। तो डांस कर रहे हैं, अच्छी बात है, डांस करना चाहिए, उनसे स्वास्थ्य भी उनका सुधरेगा कुछ डांस करने से। लेकिन वो डांस इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा माहौल है। वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ गए हैं, जाना भी चाहिए, हम लोग भी जाते हैं। अब बिहार में जब वहाँ जाते हैं तो गर्व होता है कि हम बिहारी हैं, और बिहार में भी इस तरह की व्यवस्था है जो कभी मुंबई में हुआ करता था, दूसरे देशों में हुआ करता था। तो आज बिहार में उस तरह का व्यवस्था हो गया, नौका विहार हो रहा है, स्टीमर पर गंगा नदी में डॉल्फिन मछली देखने की बात कर रहे हैं, जाके देखें। तो ये व्यवस्था किसने किया? लालू जी के राज में तो नहीं था, वो तो भैंसों का खाली चारागाह था और लोग स्टीमर से जाते थे। आज देखिए ना, उनका राघोपुर क्षेत्र है, किसने बनाया? उनका विधानसभा क्षेत्र में कौन काम किया? तो अब नज़र ही नहीं आता है, विकास नज़र नहीं आता है, शांति नज़र नहीं आता। अब इसलिए नहीं आता है कि बेचारे को विरोध करना है। नहीं विरोध करेंगे और कह देंगे कि अच्छा काम हम लोग किए हैं, तो फिर तो उनके लिए परेशानी हो जाएगी नहीं। इसलिए विरोध करना उनका काम है, तो विरोध करेंगे, विरोध करने दीजिए। और जनता सब समझती है, और हम आने वाला समय में जनता के समक्ष जा रहे हैं। जनता के सामने हमने विकास का सारा ब्यौरा दिया है, और जनता ही मालिक है, जनता पूरा न्याय करेगी। आने वाला समय में हम 25 में हम 200 से ऊपर सीटों से जीत करके पुनः सरकार बनाएंगे। सर, एक सवाल रहेगा कि मतदाता अधिकार यात्रा जैसे ही शुरुआत होती है, पहले ही दिन राहुल गांधी को कांग्रेस के द्वारा जननायक बताया जाता है, और तमाम यात्रा में ये पूर्ण रूप से दर्शाया भी जाता है कि वो है जननायक। अब अगर कोई व्यक्ति खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड कर दे कोई चीज़, तो भाई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे तेजस्वी यादव जी अपने आप को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो सीएम हैं बिहार के, तभी तो घोषणाएं कर रहे हैं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की तुलना अगर इन लोग करते हैं, तो भाई उनके सोच पर ही हंसी आती है कि कितने दिवालियापन है इनके सोच में, कैसे लोग हैं जो अपने आप को उनसे तुलना कर रहे हैं। देखिए, जो भी विभूति हैं हमारे, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जो भी एक अलग तरीके से काम करके किसी भी क्षेत्र में गए हैं, उनकी अलग पहचान है। और कोई कह दे कि हम वो बन गए हैं, तो समझ सकते हैं कि उनका मानसिकता किस स्तर पर जा चुका है। तो जो लोग ऐसे मानसिकता के हैं, जो अपने किसी दिन कह देंगे कि हम भीमराव अम्बेडकर, किसी दिन अपने आप कह देंगे भारत रत्न हमको मिला हुआ नहीं भी मिले। तो जो उपाधि या जो जिस चीज़ों से सम्मानित किया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, अब उसको भी हड़पने में लगे हुए हैं। ऐसे भी उनके जो वर्कर हैं, उनके जो लोग हैं बेचारे गरीब और दलितों के ज़मीन हड़पने में लगे रहते हैं। अब तो टाइटल उनका सम्मान भी हड़पने में लगे हुए हैं। तो ऐसे दिवालियापन, ऐसी घटिया सोच और मानसिकता के लोग जो गाली गलौज की मानसिकता को समझते हैं, बिहार को बीड़ी से तुलना करते हैं कि बिहार और बीड़ी
में माने कोई पाप नहीं है, अब एक दे नहीं रहा। बिहार बीड़ी सम्मान है, मतलब बीड़ी का मतलब होता है कि उसको फूँक दो और धुआं में उड़ा दो। उसी तरह से बिहारियों को कोई लोग गाली दे रहा है उस तरह से, उसके उन लोग संरक्षक हैं। और ऐसे मानसिक दिवालियापन के जो संरक्षक हैं, ऐसे लोग हैं, उन लोग से क्या आशा किया जा सकता है? यही आशा किया जाता है, लेकिन ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिहार समझ चुका है और बिहार देख रहा है, बिहारी अपना गर्व, प्रतिष्ठा, अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करेंगे और आने वाला समय में उनको जनता जवाब देगी वोट के माध्यम से। सर, एनडीए की अगर बात करें तो हाल ही में बैठक हुई दिल्ली में अमित शाह जी के नेतृत्व में। क्या कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, सीटों पर चर्चाएं चल रही हैं? नहीं देखिए, हम हमारी जानकारी में कुछ है नहीं, क्योंकि हम उस बैठक में थे नहीं और आधिकारिक रूप से हम कुछ उसको बोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमें आप लोग के माध्यम से खबरें मिली है, उसमें यही हुआ है कि एनडीए को कैसे एक होकर के चुनाव मैदान में जाना है, कैसे चुनाव अभियान समिति का गठन होगा और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट को जीत सकें, कैसे समन्वय कर सकें अपने घटक दलों, ये सब वार्ता हुई है। बाकी और क्या वार्ता हुई है उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने मेरी जानकारी भी नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। सर, सीटों की बात करें तो एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी से अरुण भारती कहते हैं सम्मानजनक सीट तो चाहिए। हमसे आप लोगों की क्या ये होगी? 20 सीट की आकलन बताई जा रही है कि हम पार्टी 20 सीट का डिमांड कर रहा है। देखिए, हर पार्टी सम्मानजनक सीट चाहती है, हम पार्टी भी सम्मानजनक सीट चाहती है। और सम्मानजनक सीट का परिभाषा क्या है, वो तो हम जब मिलेंगे, बैठेंगे एक साथ और सबसे वार्ता होगी, उसके बाद वो सब समझ में आएगा और बातें नंबर कब तक तय हो जाएगा सर? नंबर हम समझते हैं कि इस महीने के एंड तक हम लोग 25-26 तक हम लोग बात करना शुरू करेंगे, नंबर भी स्पष्ट हो जाएगी। और सही समय वही है, अक्टूबर में चुनाव होना है, अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में, जैसा सुनने को आ रहा है। तो हम समझते हैं कि सितंबर लास्ट तक हम लोग ये सब करके मेरे जो कैंडिडेट, नामित कैंडिडेट, अभी तो हम काम कर रहे हैं, एनडीए के तौर पर कर रहे हैं। और अभी हम एनडीए कभी कोई चेहरा नहीं है हमारे सामने, 243 सीट पर कोई चेहरा नहीं है। हाँ, अपरोक्ष रूप से कोई चेहरा है, जो जीते हुए विधायक हैं जो समझ रहे हैं, लेकिन अभी कोई चेहरा नहीं है। लेकिन हम इस मंथ के एंड में, हम लोग अगले मंथ में, मान के चलिए फर्स्ट वीक में, हम लोग चेहरे के साथ मैदान में रहेंगे। अभी हम अपना काम एनडीए के रूप में कर रहे हैं, संयुक्त रूप से कर रहे हैं, कोई बिना चेहरा भी कर रहे हैं। सर, एनडीए की तैयारी तो 243 पर है, हम पार्टी कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? हम लोग सब मिल करके 243 पर तैयारी कर रहे हैं। एनडीए कोई अलग नहीं कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि विधानसभा सम्मेलन चल रहा है, एनडीए का चल रहा है, सब दल के लोग रहते हैं और हर विधानसभा में जाना है। जिला स्तर सम्मेलन हुआ एनडीए का, वहाँ सब दल के लोग हैं, फिर कार्यक्रम होगा। तो एनडीए जब मिल करके काम कर रहा है, तो हम समझते हैं कि सबका सम्मिलित और सबका समावेशी प्रयास है। तो इसमें कोई सी एक दल का बहुत क्रेडिट लेना हमको नहीं लगता है कि सही लगेगा। सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जनता का विश्वास जीतने के लिए काम कर रहे हैं। 15 को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उसके ठीक दूसरे ही दिन अमित शाह जी भी आ रहे हैं। 17 तारीख को क्षेत्रीय दलों के साथ, क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। चुनावी तैयारी जो है चल रही है, सीट जो है लगभग तय रहेगा। देखिए, ये सब तो होगा ही। जब नेता आते हैं तो निश्चित तौर पर वार्ता होती है और चुनावी वर्ष है, चुनावी समय है, महीना ही कह दीजिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हम लोग तो उनका स्वागत करते हैं। जब भी बिहार आते हैं तो बिहार को कुछ न कुछ सौगात दे के जाते हैं, बिहार वासियों को। और अभी भी आ रहे हैं तो जिस तरह के पूर्णिया के एयरपोर्ट का परिचालन शुरू होने वाला है, वहाँ शुभारम्भ होना है एयरपोर्ट का, तो उसके उद्घाटन में आ रहे हैं। और हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और हम लोग को खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, एक बिहार राज्य के तरफ उनकी निगाह है। और हम समझते हैं केंद्र सरकार का इतना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है तो बिहार और प्रगति की तरक्की करेगा। और जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री जी बहुत ही बारीक नज़रों से सब्जी को देखते हैं और बड़ा उनकी पकड़ है। और सबसे वार्ता करेंगे और हम लोग को उनके आने से ऊर्जा ही मिलेगी और हम लोग ऊर्जान्वित होकर के पूरे और जोश खरोश के साथ क्षेत्र में जाएंगे। पर भी चर्चा हाँ, निश्चित तौर पर चर्चा होगी और उनके आने से एक ऊर्जा तो मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो हम लोग के क्षेत्र में काम आएगा। तो ये थे हमारे साथ संतोष सुमन जी। आपने सुना किस प्रकार से हम पार्टी की तैयारी के साथ एनडीए की भी तैयारी चल रही है चुनावी वर्ष में। सही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।